ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी आज पहली बार गुजरात के दौरे पर हैं। वडोदरा में पीएम मोदी सिंदूर सम्मान यात्रा में शामिल हुए, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी शामिल हुआ। वडोदरा के बाद पीएम जब दाहोद पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हुंकार भरी है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। आज के दिन प्रधानमंत्री का यह संदेश राजनीतिक मायने भी रखता है, क्योंकि आज ही वो तारीख है जब 11 साल पहले नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली थी। 11 साल के सफर में राजनीतिक विरोधियों के लिए भी मोदी से मुकाबला करना बेहद मुश्किल साबित हुआ है। आज महादंगल में बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जारी राजनीतिक घमासान की करेंगे। आतंक पर प्रहार को लेकर सियासी तकरार आखिर क्यों है, और बात 11 साल के सफर की भी होगी, क्योंकि पीएम ने जहां एक तरफ सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया तो वहीं कांग्रेस उनकी खामियों को, नाकामियों को लगातार गिना रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गुजरात में क्या हुंकार भरी है, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी। मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। तो एक तरफ सबक सिखाने की बात पाकिस्तान की हुई, तो वहीं दूसरी तरफ 11 साल की अपनी उपलब्धियों का भी बखान किया, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 11 साल पहले शपथ ली थी। कांग्रेस पार्टी पूरी फहरिस्त लेकर सामने आ गई है मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाने के लिए, तो सरकार अपनी उपलब्धियां लेकर लोगों के बीच में है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूँ। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा जी, आप संघ के विचारक हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका जी, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंचना यादव जी, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है, विदेश मामलों की सलाहकार समिति की बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने बैठक में कई निर्देश दिए हैं, पाकिस्तान को हमले के बाद दी गई जानकारी। एस जयशंकर ने कहा है, पाकिस्तान को बताया गया कि आतंकी ठिकानों पर हमला किया। विपक्ष को जो जानकारी चाहिए वो सरकार से ले ले। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। विपक्ष के सवालों से पाकिस्तान को मौका मिलता है। विपक्ष लगातार जो सवाल कर रहा है उसको लेकर भी एस जयशंकर ने यहां पर विपक्षी दलों से कहा है कि विपक्ष जो सवाल करता है पाकिस्तान को मौका मिल जाता है कुछ ऐसे सवालों पर। सीज फायर में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही। एक बार फिर से एस जयशंकर ने ये बड़ी बात कही है कि सीज फायर में
किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही। उन्होंने अमेरिका का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन बार बार आपको बताते चले विदेश मंत्री की ओर से ये बातें कही जा रही हैं कि किसी भी देश, क्योंकि ट्रंप सीज फायर में मध्यस्थता की बात कर चुके हैं, लेकिन भारत की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि सीज फायर में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही। सीज फायर दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत से हुआ था। तो विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। एक तरफ उन्होंने बड़ी बात कही कि विपक्षी दल जो सवाल खड़े करते हैं पाकिस्तान के संदर्भ में, उससे पाकिस्तान को मौका मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ओर से यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष को जो भी सवालों के जवाब चाहिए अब सरकार से लीजिए। मध्यस्थता किसी भी तीसरे देश की ओर से नहीं की गई है। सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हुए के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आलोक शर्मा जी आपसे शुरुआत करते हुए एस जयशंकर की ओर से स्पष्ट कर दिया गया किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं रही। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्षी दल जो सवाल पूछते हैं उसमें से कुछ सवाल पाकिस्तान को सूट करता है, आपको जो जवाब चाहिए सीधे सरकार से ले लें। क्या है इस पर आपकी टिप्पणी आलोक शर्मा जी? देखिए, मैं समझता हूं सरकार से विपक्ष का और देश सवाल पूछना चाहता है और देश का हक है। सरकार या विपक्षी दल जो थे वो ऑल पार्टी मीटिंग 2 बार हुई, मोदी जी दोनों में नदारद हुए, दोनों में एब्सेंट हो गए। हमने कहा एक दिन का संसदीय सत्र बुला लीजिए, वो सत्र भी नहीं बुलाएंगे। गृह मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, चारों लोग इस पूरे एपिसोड से पूरी तरह से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो मीडिया के साथ ही सवाल पूछ लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वोट मांग सकते हैं ये लोग। बिहार में जा सकते हैं, केरला में जा सकते हैं, केरला में हंसी ठिठोली हो सकती है, आंध्रा में जा सकते हैं, बॉम्बे में मिल सकते हैं कलाकारों से, गुजरात में जाकर पूरी तरह से वोट मांग सकते हैं, बीकानेर में जाकर बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और जो ये एमईए के जो मंत्री साहब हैं जिन्होंने विदेश मंत्रालय का बिल्कुल पूरी तरह से भट्टा बैठा दिया है जयशंकर जी ने, वो आज उनको इतने दिन लगे, आज भी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए वो। अरे भाई, इतना समय क्यों लगा? 8 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा कम ऑन लेट अस हैव बिजनेस। अरे भाई, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने इनको पूरी तरह से डांट के बैठा दिया और कहा कि बिजनेस करो। ऐसी क्या जल्दबाजी थी सीज फायर की? अमेरिका की भूमिका थी कि नहीं, इस बात से पता चल जाता। हमारी कोई मीटिंग हुई, क्या सीज फायर की शर्तें थी? क्या हमने वो आतंकवादी ले लिए? हमने पहले ही हमारे विदेश मंत्री महोदय ने फोन करके उनको आगाह भी कर दिया। आप तो उनको पाकिस्तान को भी आगाह कर दें ताकि उनके आतंकवादी जो है वो बचकर निकल जाएं। ठीक है। और विपक्ष सवाल भी पूछ ले तो पाकिस्तानी हो जाता है। आप बताइए, क्या डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या डीजीएमओ को पावर होती है सीज फायर की? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, क्या कोई ऐसा कर सकता है? अब आप तुकबंदी वाले भाषण दे रहे हैं, 22 तारीख 22 मिनट मेरे रगों में जो है वो सिंदूर बह रहा है। ये सब बेकार की बाजी है। मोदी साहब, ये नौटंकी बंद करो। दुनिया पक गई सुन सुन के आपकी बात को। ठीक है, आप ऑल पार्टी मीटिंग में आते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, संसद का सत्र बुलाते नहीं। हाँ। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने 71 का बदला ले लिया। पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान के घुटने टेक दिए हमने। पाकिस्तान कह रहा है मोदी ने खुद कराया है आतंकी हमला। देश जानना चाहता है वास्तव में सच्चाई क्या है। और ये फेल विदेश मंत्री की तो स्टेटमेंट को आप लोग चलाना बंद ही कर दें। बोलिए के शर्मा जी, अब विदेश मंत्री से आपको जवाब भी चाहिए और विदेश मंत्री कुछ बोल दे टीवी पर तो उससे दिक्कत भी होने लगती है। फिलहाल के शर्मा जी, अब कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि वादा था विश्व गुरु बनने का, बिगाड़े देशों से संबंध, और जो आरोप आलोक शर्मा जी की ओर से लगाए गए हैं उस पर भी जवाब दीजिए आप के शर्मा जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस समय जो बोल रहे हैं, यदि वो खुद पर थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो शायद खुद ही शर्म से डूब जाएंगे। क्या बातें बोल रहे हैं? डीजीएमओ को किसने अधिकार दिया? ये सेना के अधिकारी जनरल को गली का गुंडा बोल चुके हैं। आज डीजीएमओ के पावर पे प्रश्न उठा रहे। कितना गिरोगे नीचे? इस स्तर तक जाएंगे आप लोग? मुझे आश्चर्य है। अभी इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है सवाल पूछ रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है तो डर रहे हैं। अरे साहब, आप विपक्ष जो है विरोध करे, सरकार का विरोध करे, प्रधानमंत्री जी का विरोध करे, लेकिन आप जब देश का विरोध करने लगते हैं तब आप पर यह दिक्कत क्रिएट होती है। आप ये लिबर्टी भूल जा रहे हैं बोलते बोलते
कि आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं या देश का विरोध कर रहे हैं। अभी ये पाकिस्तान के जो स्टेटमेंट है उसको यहां कोट कर रहे हैं। हमें पता है आप पाक परस्त भाषा बोलोगे, आप पाक के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाओगे, आप पाकिस्तान के नैरेटिव को भारत के अंदर और विश्व में फैलाने के लिए ही आप हैं। क्योंकि आपके नेता के बयान ही डोजियर में पाकिस्तान लेकर यूएन में जाता है, जा चुका है। उनके संसद में आपके नेता के बयान की चर्चा होती है, आप वहां की मीडिया में होती है। आपको भारत से लेना देना नहीं है, आपको भारत के प्रोपेगेंडा फैलाना है, जो काम राहुल गांधी कंटिन्यू कर रहे हैं, अब पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी इनको आश्चर्य है, इनको ट्रंप के 2 स्टेटमेंट याद है, लेकिन उसी के बाद जब ट्रंप कहते हैं कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की, वो सावधान नहीं। देश के सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे विश्वास नहीं, बयान पे विश्वास नहीं, देश के रक्षा मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे विश्वास नहीं, उसमें देश के विदेश मंत्री के बयान पे विश्वास नहीं, विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं, देश के प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं। विश्वास किस पर है? पाकिस्तान के लोगों पर। तो आपका जो सिस्टम है ऑलरेडी, जो मुझे आज ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जॉर्ज सोरेस बहुत सालों से चर्चा में है इस देश के अंदर, टूल किट उसकी चलती है। पाकिस्तान की भाषा और भारत में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भाषा ये समान क्यों हो जाती है? इसलिए ये किस टूल किट के हिस्से हैं सर? ठीक है, एक एक टिप्पणी सभी के लिए लूंगी, उसके बाद आलोक जी आप जवाब दीजिएगा बीजेपी के आरोप पर। ठीक है, जल्दी अपनी बात खत्म कर लें। एक बार हाँ, आज जब चीन का हथियार पाकिस्तान सब एक्सपोज हो गए, हाँ, कि उसके हथियारों में कोई ताकत नहीं बची है, सबके भारत की सेना ने नष्ट नाबूद कर दिया, दिखा दिया कि कैसे जो है वहां के जो फटाके हैं। तो अब किसकी आपको दबाव है ना, क्योंकि उसकी तो मार्केट, आयुध हथियार मार्केट जो है खत्म हो रही है, और भारत की हथियार मार्केट, जहां इनके जमाने में गोलियां तक नहीं बनती थी इस देश के अंदर, आज ब्रह्मोस और मिसाइलें यहां बन रही है, और जिसको विदेशों में मांग हो रही है। यहाँ के डिफेंस सिस्टम जो अपने हैं भारत के बने हुए, उसकी डिमांड हो रही। तो आज इनको दर्द इस बात का है कि इनकी चाइना की जो किरकिरी हो रही है, इनके बहुत मरहूम दोस्त पाकिस्तान की किरकिरी, जिससे प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए सहायता मांगने गए थे कांग्रेस के नेता लोग, आज उनकी जो किरकिरी हो रही है, ठीक है, कैसे बर्दाश्त करे कांग्रेस पार्टी? ठीक है, एक एक करके सभी की टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर बीजेपी और कांग्रेस में डिबेट को आगे लेकर जाऊंगा। ठीक है, आपकी बात हो गई। मनोज काका जी आपके पास आते हुए, राकेश सिन्हा जी उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। हाँ ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई। अब मनोज काका जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला कितना मुश्किल है, और दूसरी तरफ एस जयशंकर ने कहा सीज फायर दोनों डीजीएमओ के बीच हुआ है, किसी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता नहीं थी और भारत ने घुसकर जवाबी कार्रवाई भी की। तो विदेश मंत्री जब भी कोई बयान दे रहे हैं, विपक्ष उससे संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा है? मनोज काका जी। नहीं, विदेश मंत्री ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री के इस बयान से कि अगर डीजीएमओ ने डीजीएमओ से बात करा और उस पर अगर हमारा सीज फायर हुआ तो हम इससे सहमत हैं। लेकिन सवाल तो तब उठे ना जब उसी विदेश मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, ये तो आप सबने हमने देखा कि हम उस लड़ाई के शुरुआत में ही संदेश दिए थे, तो उस पर हम लोगों ने सवाल खड़ा किया। और जो बात आज विदेश मंत्री जी कह रहे हैं, इसी का तो जवाब हम सभी विपक्ष दल के लोग मांग रहे हैं। और कोई भी सरकार, ये सरकार, मैं ये जानना चाह रहा हूं, पूरा देश जानना चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि देश विरोध हो जाता है। देश विरोध, आपसे सवाल करने में ही देश विरोध कैसे हो जाता है? कैसा आपका राष्ट्रवाद है? आप राष्ट्रवाद सिर्फ मोदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का कोई बेहतरीन उदाहरण आजादी से लेकर आज तक नहीं प्रदर्शित कर पाई है। उसने हमेशा अंग्रेजों से लेकर के आज चंद उद्योगपतियों के चरणों में और उनके यहाँ गुलामी करने वाला विचारधारा फैलाया है। भारतीय जनता पार्टी कोई आदर्श व्यवस्था नहीं प्रस्तुत कर पाई है। मोदी जी से और सरकार से सवाल करना, दुनिया में कौन सा ऐसा लोकतंत्र है जहां सवाल करने की मनाही हो और सवाल करते ही ये होता हो कि आप देश के खिलाफ हो? हर देश, हर लोकतंत्र, हर जमहूरियत, जो जनतंत्र है वो तंत्र और जन के बीच का जो काम है वो सरकार का काम है, जो सरकार सत्ता में रहती है। और हमेशा जन का ये दायित्व है कि अपने तंत्र से सवाल पूछे।
जो प्रधानमंत्री जी लगातार अपने कथनी करने का अपने 11 साल के अपनी खूबियां बता रहे थे, खामियां क्यों नहीं बताए कि मेरे 11 साल में देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 700 किसान कुचल दिए गए, मेरा पहली बार ऐसा हुआ कि सामरिक सारे समझौतों पे हम फेल हैं, हमारे चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना। हमें अपने देश की सेनाओं पर, अपने देश के और सारे संस्थानों पे ऐसा कहीं कोई संशय नहीं है। सबसे ज्यादा अगर उनको संशय है तो मैं तो समझता हूं कि मीडिया रोज उनका गुणगान करती है और मीडिया से ही ज्यादा सबसे ज्यादा संशय मोदी जी को। अगर मीडिया से संशय नहीं होता तो उसके सवाल लेते, वो जवाब देते। 11 साल का जिस देश का प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर पाए हों, लोगों से खुलेआम सवाल न ले पाए हों, अपने नागरिकों के लिए उन्होंने अगर इतनी भलाई और अच्छाई और विकास के लिए काम किया हो तो कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी चाहिए। आप जैसे पत्रकारों के कम से कम सवाल लेने चाहिए। तो सवाल तो होंगे ही, और सवाल जो हो रहे हैं उसके जवाब इतने दिनों बाद आ रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि भारत की संप्रभुता तो तभी बचेगी ना जब हमारा मुल्क अपने नियम कानून और रूल ऑफ लॉ से चलेगा। हमारे द्विपक्षीय मामलों में शिमला समझौता क्या है कि हमारे द्विपक्षीय मामले में किसी भी तीसरे पक्षकार का प्रवेश हस्तक्षेप को मनाही है। यही है ना, बोल रहे हैं विदेश मंत्री। उसी को तो अपोजिशन नहीं है मध्यस्थता। हम ट्रंप की बातों पर, बाकी लोगों की बातों पर, अपना विदेश मंत्री बोलता थक जाए, उसकी बातों पर भरोसा करना नहीं है, और ट्रंप अपने बयान से बार बार पलटी मारे, उनके बयानों पर ज्यादा भरोसा कर लेना है। और मीडिया अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा है तो फिर वो ये महिमा मंडन नहीं हो गया, उस पर तो गर्व कर लेना चाहिए ना मनोज काका जी, आपको भी। चले मैं आ जाती हूँ, मीडिया बड़े टारगेट पे रहते हैं हम लोग आजकल आप लोगों के। ठीक है, अब मैं राकेश सिन्हा जी, बाकी लोग भी हैं, राकेश सिन्हा जी आ रही हूँ, फिर मैं आ रही हूँ, मुझे पता है। राकेश सिन्हा जी सीधे आपके पास आते हुए, राकेश सिन्हा जी विदेश मंत्री से सवाल करना कहाँ? हाँ बिल्कुल सही बात है, विदेश मंत्री से सवाल करना। राकेश सिन्हा जी कैसे पाकिस्तान की भाषा बोलना हो गया, वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सवाल विदेश मंत्री से सवाल करना, पाकिस्तान की भाषा बनना, जैसे ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जो छद्म देशभक्ति कांग्रेस पार्टी की है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो सबके सामने आ गया। जब 7 प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया जो 33 देशों में जा रहा था, ये 33 देश कौन है? चित्रा जी, हमको मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नाम का एक सेंटर है जो 163 देशों के लगभग 99.7% दुनिया के पॉपुलेशन में जो टूरिज्म का प्रभाव है उसका इंडेक्स बनाता है। उस इंडेक्स के अनुसार से पूरी दुनिया में 1970 से लेकर 2020 तक 1,70,000 टूरिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं। 2014 पीक आवर था। उस इंस्टीट्यूट ने यह बताया कि 2014 के बाद से भारत में टूरिज्म की घटनाएं घटी हैं और पर इंसिडेंट टेररिस्ट इंसिडेंट जो डेथ का जो साउथ एशिया में था, पर इंसिडेंट 2.5 डेथ होता था, भारत में 0.5 हो गया। अब जब भारत पूरी दुनिया में एक तकरीर करने जा रहा है, पूरी दुनिया को एक टूरिज्म को एक जन आंदोलन बनाने जा रहा है, पीपल टू पीपल कंटैक्ट जा रहा है, तब कांग्रेस पार्टी देश का आत्मविश्वास तोड़ने में लगी हुई है। देखिए, कबीर ने कहा आंखें देखें, और दूसरी कहावत है कौवा कान ले गया। तो जो आप आंख से देख रहे हैं कि हमारे सेना का शौर्य, जो हम आंख से देख रहे हैं कि हम दोनों देशों के बीच कोई तीसरा देश कि कोई चिड़िया भी पर नहीं मार रही है, और आप दूसरे देशों के अपने हितों के लिए अनुसार, अपने संदर्भों के अनुसार दिए गए बयानों के पीछे भाग रहे हैं। एक दूसरी बात मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जो मैं पहले भी आपके शो में पूछा था, लेकिन शोरगुल में बात खो गई। कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति तब साबित होगी जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रणनीति का जो अलायंस है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान का है, जब चीन घोषित रूप से आज पाकिस्तान के साथ खड़ा था, चीन घोषित रूप से पाकिस्तान को मदद कर रहा था, चीन भारत की संप्रभुता को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के पीछे लाठी लेकर खड़ा था, और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक समझौता को नहीं तोड़ा। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप साफ तौर पर कहिए कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी, एक ट्रोइका जो कांग्रेस पार्टी चलाती है, जिसके मल्लिकार्जुन जी, बाकी लोग जो एक मास्क के रूप, मुखौटा के रूप में हैं, वो बताएं। मैं उस मुखौटा मल्लिकार्जुन से पूछना चाहता हूं कि उस समझौते को कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं तोड़ रही है? ठीक है। चीन के साथ ऐसी कौन सी बात है कि कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना से मिली है? तीसरी अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, ग्लोबल टूरिज्म का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और
20 साल में लगभग मुझे लगता है कि 73,480 करोड़ रुपया दुनिया का नुकसान हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक पहल है, ये पहली बार पहल है कि हम आउटरीच सिर्फ भारत के लिए नहीं कर रहे हैं, उस आउटरीच में हम दुनिया को इनलाइटन कर रहे हैं, दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं कि आप सब, हम सब खड़े हो जाएं। टेररिज्म की कोई ग्लोबल परिभाषा नहीं हो पाई है, हम एक कंसेंसस डेवलप करें। इसलिए जो 3 बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेखांकित किया, पहली बात, जो अटैक होगा, टेररिस्ट अटैक होगा, वह एक युद्ध माना जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जो उसके पीछे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और तीसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मोदी जी ने की है, सिंबॉलिक एंड साइकोलॉजिकल चीजें का बहुत महत्व होता है। आप मनोवैज्ञानिक तरीके से देश की जनता को किसके लिए तैयार कर रहे हैं? टेररिज्म से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं कि आत्मविश्वास तोड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी और विपक्ष देश की जनता का आत्मविश्वास तोड़ना, ठीक है, आलोक शर्मा बातों को ही प्रचारित करना जिसके लिए पाकिस्तान, लेकिन कंचना यादव जी के पास रुख कर लेती हूँ, फिर जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए अभिषेक झा जी, इन लोगों की एक एक टिप्पणी ले लेती हूँ। कंचना यादव जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही है कि मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी, हमारे शूरवीरों ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा, हमने 9 आतंकी ठिकानों को ढूंढ निकाला, और कर्नल सोफिया कुरैशी जिनको लेकर हाल के दिनों में हमने बहुत सारी चर्चाएं भी की हैं, उनके परिवार के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। उनकी बहन है शाना कुरैशी, उन्होंने कहा मोदी जी बहुत ईमानदार पीएम हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, महिलाओं को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर हाल के दिनों में बहुत राजनीति हमने देखी, और देखिए परिवार के लोग कितनी तारीफें किए जा रहे हैं उनकी। नहीं चित्रा जी, ये बहुत हंसने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, अगर वो कहें कि देश का विपक्ष जो है वो पाकिस्तान परस्त है, और देश के विपक्ष को जो लोग वोट किए हैं वो पाकिस्तान परस्त है, ये हंसने वाली बात है, ये देश के लिए दुख होने वाली बात है और देश को बांटने वाली बात है। हमारे देश में मैं तो नहीं कहूंगी कि इवन भारतीय जनता पार्टी का भी एक भी व्यक्ति पाकिस्तान परस्त है, क्योंकि वो भी हमारे मुल्क के लोग हैं, वो चाहे पक्ष में बैठे हो चाहे हमारे अपोजिशन में, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि चाइना परस्त है, पाकिस्तान परस्त है। देश को अगर असली में बांटने का कोई काम कर रहा है ना चित्रा जी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करें। और मोदी जी भले आज लेकर घूम रहे, क्या मोदी जी में इतनी हिम्मत हो करे कि मुकाबला मोदी से मुकाबला, तेरे मुकाबला उन लोग से मोदी जी कर लेते जो वही सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन बताते हैं, उनको पार्टी से निकाले क्या, उनसे कर लेते जो कहते हैं कि अभी आया है ना रामचंद्र करके कोई है बीजेपी के राज्यसभा एमपी हरियाणा से, जब वो ये बात करते हैं कि वीरांगना क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं वहीं पे गोली बंदूक उठा ली, तो उनसे सवाल करना चाहिए था कि कहां पर थी देश की सुरक्षा व्यवस्था, इंटेलिजेंस। अरे हम जब डेलीगेट्स बनके देश के बाहरी देशों में आपके कहने पर जा रहे हैं, तो आप एक विशेष स्पेशल सेशन बुला लेते, तो क्या हम पार्लियामेंट में नहीं आते क्या? अरे हम देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ कोई गद्दारी कर रहा था, आप लोग कर रहे हो, जवाब देने से बच रहे हो। क्या होता अगर प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के फ्लोर से अगर देश को संबोधित कर देते, तो क्या होता अगर हमारे क्वेश्चन को वहां पर एड्रेस कर देते? तो नहीं थे, उन्हें भाषण देने की आदत है प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो भाषण दे, लेकिन देश के एक भी व्यक्ति को अगर पाकिस्तान परस्त, आतंकवादी परस्त इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये लोग करेंगे तो इन पर सवाल उठेगा। चित्रा जी, इनको सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, और जितने भी लोग चाहे सोफिया कुरैशी के खिलाफ बयान दिए हो, चाहे प्रदीप नरवाल जो है उनकी विनेश नरवाल उनकी वाइफ के खिलाफ बयान दिए हो, उन सबको पार्टी से इन्हें निकालना चाहिए, तब होंगे ये देशभक्त। ये हमारे देशभक्ति पे सवाल नहीं उठाए, ये अपने अंदर झांके और अपने अंदर जवाब देंगे। लेकिन पहले अभिषेक झा जी से जवाब ले लेती हूँ। अभिषेक झा जी, अब वो कह रही हैं कि पार्लियामेंट का सेशन बुला लिया जाता तो विपक्षी दल भी अपनी बातों को वहां पर रख पाते पाकिस्तान के संदर्भ में, केवल शेयर लेने की सियासत हो रही है क्या? चित्रा जी, हमारे विपक्ष के साथियों के पास अपनी बात को रखने का कम प्लेटफॉर्म है क्या? और आप लोगों ने इतना मजबूत प्लेटफॉर्म पहले ही हमारे विपक्ष के साथियों को दे रखा है कि इनको अगर अनाप शनाप बयान भी देने होते हैं, आरोप लगाने होते हैं, फिर भी ये पीछे नहीं हटते, फिर भी ये नहीं चूकते। तो एक पॉलिटिकल नौटंकी इनकी तरफ से। देखिए, हम सामने से आतंकियों को झेल रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको झेल रहे हैं, और अपने घर में, अपने देश में हमारे विपक्ष के साथियों के नकारात्मक रवैये को भी झेल रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछना आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आपका दोहरा चरित्र भी तो आप ही उजागर करते हैं। आपने जब एक बार कह दिया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, अपना पूर्ण समर्थन दिया,
उसके बाद राहुल जी ने ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके जो भी सवाल पूछे वो बड़े अजीबोगरीब थे कि भाई सेना ने अगर आपको आके पहले ही ब्रीफ कर दिया, सेना के पदाधिकारी बता रहे तो फिर ये सवाल क्यों कर रहे हैं। दूसरा, अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, अभी चल ही रहा है और पूरे देश में इसको लेकर अगर जश्न का माहौल है, यात्राएं निकाली जा रही हैं, लोग अगर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी बातों कह रहे हैं और सेना के जो अधिकारी, उनके परिवार के जन शामिल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देश की तरफ से देश को बहुत सारी बातें बता रहे हैं, देश की तरफ से, क्योंकि भाई हर देशवासी खुश है कि हमने पाकिस्तान से, हमने आतंकवादियों से बदला लिया है। तो इस मसले को ये पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? देखिए, होता ये है ना चित्रा जी, हमने तो शुरू में बताया कि ये मुद्दा हमारे लिए राजनीति से प्रेरित नहीं है। किसी और की भी सरकार होती तो भी हम यही स्टैंड ले रहे होते। हमारे विपक्ष के साथियों को इस बात का डर लगता है कि जिस मजबूत इकबाल के साथ सरकार ने यह फैसला लिया है, लगता है कहीं लोगों के दिलों में जगह एनडीए के लोग नहीं बना ले। तो ये चाहते हैं कि भाई छीछा लेदर होते रहना चाहिए और सवाल जवाब होते रहने चाहिए, सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहना चाहिए। इसलिए अपनी स्क्रिप्ट को एक ही टेप रिकॉर्डर को चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे। हालांकि बिहार के आम जनमान और देश के आम जनमानस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बिहार का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि बिहार में चुनाव लोग जोड़कर देखते हैं इसको। इनकी जो सच्चाई है, इनका जो दोहरा चरित्र है वो उजागर होता है। हम तो इनसे फिर से निवेदन करेंगे, राजनीति अपनी जगह है, छोड़िए, अभी देश का मसला है, सीधा देखिए और सीधा जवाब दीजिए। ठीक है आलोक शर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि 22 अप्रैल का हमला 22 मिनट में ले लिया, तुकबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन ये सच्चाई भी तो है। तो अगर वो सच बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत हो गई, तुकबंदी अगर मिल गई तो? आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है कि तुकबंदी से अगर देश चलता होता तो पता नहीं कहां पहुंच जाते हम। तो फिर तो पीओ के काबू कर लिया होता। चारों आतंकवादी जो हैं वो बीजेपी के किसी नेता की जीप में बांध के वो घसीटते हुए ले ही आते। अगर तुकबंदी से ही सब कुछ होता तो तुकबंदी से होता तो ट्रंप जो है अनाउंस नहीं करता। अगर डीजीएमओ ने हमारे फैसला लिया और अनाउंस ट्रंप करे और ट्रंप का नाम लेते हुए, अमेरिका का नाम लेते हुए भी ये लोग डरें, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता कह के जाएं कि ट्रंप झूठ बोल रहे थे। आज तक मुझे तो कोई प्रवक्ता नहीं मिला जिसने ये बात कही हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि डीजीएमओ के फैसले से पहले ही ट्रंप ने अनाउंस कर दिया और बहुत गंदी अभद्र भाषा में कि व्यापार के लिए मैंने ऐसा कराया है। ये हमारी सेनाओं के बिल्कुल पूरी तरह से मनोबल के ऊपर कुठाराघात किया उसने। अब हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष को सवाल नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए विपक्ष, अगर आप ठीक काम करेंगे तो। राकेश जी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये फोटो 26/11 के बाद का है। ये 26/11 के बाद का फोटो है जो बीजेपी ने निकाला था, खून से सना हुआ पोस्टर, और नीचे लिखा था कि बीजेपी को वोट दे दीजिए। पुलवामा हुआ था, पुलवामा की जांच आज तक कहां पहुंची ना चित्रा जी को पता है ना आलोक शर्मा को पता है। अगर एनआईए की जांच चित्रा जी आपको मिल गई हो तो जरूर हमें बताइएगा, 6 साल हो गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमें यह भी नहीं पता वो गाड़ी कौन सी थी जिसमें आरडीएक्स आया और वो उसका मालिक कौन था। और पूरा विपक्ष जो है वो देशद्रोही है। आज हम पूछ रहे हैं भाई 4 आतंकवादी जो हैं वो कहां चले गए, आप देशद्रोही ठहरा रहे हैं हमें। हम पूछ रहे हैं शिमला समझौता अभी है कि नहीं है। पाकिस्तान ने उसको नकार दिया। आप कहते थे शिमला समझौता बहुत बुरा था। अरे भाई 17 साल तक आपको टाइम लगा, आपने क्यों ढोया उसको? कैंसिल कर देते। आज भी पाकिस्तान ने शिमला समझौता कैंसिल करने की हिमाकत की। आज हम पूछ रहे शिमला समझौता है कि नहीं। मोदी जी ने बड़ा बढ़िया भाषण दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा, वो तो साथ साथ बह रहा है अभी भी। इन्होंने कहा व्यापार और बातचीत साथ साथ नहीं होंगी, तो व्यापार तो फिर चालू हो गया। वो तो सारा वाघा बॉर्डर खोल दिया, सब कुछ होना शुरू हो गया वहां पर जो परेड होती है, और गुजरात के पोर्ट से व्यापार भी हो रहा है। फिर आपने कहा कि अब कोई बात नहीं होगी, अब केवल पीओके पर बात होगी। अरे भाई पीओके पर क्या बात होगी? 94 में संसद ने प्रस्ताव पास कर दिया पीओके हमारा है, तो अब आप बात करके लेंगे क्या पाकिस्तान को? वो 56 इंच का सीना, लाल आंखें, लव लेटर और अमेरिका क्यों जाते हैं, सब बेकार की बेमानी बातें थी मोदी जी। इसका मतलब ठीक है के शर्मा जी, सवाल पूछ रहा है देश। हाँ। और बीजेपी सरकार नहीं, बीजेपी देश नहीं है, मोदी जी देश नहीं है। मोदी जी की गिनती एक झूठे प्रधानमंत्री के रूप में तो जरूर याद रहेगी। अरे भाई तमाम विफलताओं का चिट्ठी लिखी 11 साल हो गए राकेश भाई, चीन 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 कर रहे हैं। एक मिनट में अंतिम बात कहना चाहूंगा चीन के ऊपर। एक मिनट चित्रा जी, चित्रा जी मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए चित्रा जी मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए चित्रा जी मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। चीन चीन कर रहे हैं। अरे भाई राम माधव पूरा डेलीगेशन ट्रेनिंग के लिए लेके गए थे, क्या क्या सीख के आए आप लोगों वहां से? क्या मोदी जी को आके चिट्ठी आपने सिखाई कि भाई चीन को क्लीन चिट देनी?
100 से ज्यादा गांव के नाम बदल दिए, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, सब चुप हैं, एमईए भी चुप है, सब चुप हैं। 4000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो, सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली बोल रही हैं, हाँ। लेकिन कोई शब्द मतलब नहीं आप बोले। ये कह रहे हैं कि चीन हम के बार साथ बार सब मिले पूछ रहे हुए हैं जी, कि आप भाई ये बोल रहे बताइए हैं ना कि सब मिले हुए हैं, उधर वाले भी इधर वाले भी, यही बताना चाहते हैं आलोक मैं ये शर्मा कह जी, रहा हूं कि उनके चीन सवालों को पर। क्लीन चिट, हाँ। चीन को क्लीन चिट अगर किसी ने दी, ठीक है, 20 जवानों की शहादत के बाद, तो एक कमजोर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री। के शर्मा जी आप पहले बोल लीजिए, राकेश सिन्हा जी उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। के शर्मा जी, व्यापार क्यों शुरू हो गया? लोगों का जवाब देना, थोड़ा समय दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अभी ये ज्ञान दे रहे थे कि 1994 में तो सदन में प्रस्ताव पारित कर दिया, पीएको हमारा है, तो बीच के जो 10 साल थे आप क्या झांझ बजा रहे थे यहाँ पे बैठ के? इस पीएको को क्यों नहीं ले पाए? 26/11 के बाद क्या झांझ बजाने लगे थे? बोलती बंद हो गई थी। और जो इंटरव्यू उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री ने दिया, ये कहा कि 94 के बाद देश ने पीओके के साथ, आपने कहा पीओके के मुद्दे पर देश ने कभी बातचीत नहीं की। भाई शांत करो, मैंने बीच में नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री बातचीत क्या करेंगे बताइए जरा, अपनी अपनी बारी में आप बताइए ना, बातचीत क्या इतिहास पढ़ के आप अपनी बारी। हमने बातचीत नहीं की, हम कह रहे हैं हमारा है पीओके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डर रही है सरकार, ये नहीं हमारे कहने से हो जाएगा क्या? चित्रा जी बंद नहीं, अपनी अपनी बारी में। आलोक शर्मा जी, अब देखिए आप लगातार बोल रहे थे, आलोक शर्मा जी ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, आप लगातार बोल रहे थे, वो शांति से सुन रहे थे। एक जल्दी से आपका करेक्शन करते हुए आलोक शर्मा जी, पिछली बार भी मुझे आपको सच बताना पड़ा था, इस बार भी ट्रंप ने 10 मई को जो ट्वीट किया था उसमें व्यापार का जिक्र नहीं किया गया था। मैं बस आपको करेक्ट कर दूं क्योंकि अभी अभी आपने ट्रंप के ट्वीट का हवाला देते हुए ये बातें कही हैं। स्टेटमेंट मेरे हाँ, पास है, लेकिन आपने कहा ना कि ट्रंप ने ट्वीट किया था और उसमें व्यापार का जिक्र किया था। ठीक है, मैं आपको बस करेक्ट कर दे रही हूँ, उसके बाद में था लेकिन उस ट्वीट में नहीं था। के शर्मा जी बोलेंगे, फिर राकेश सिन्हा जी की कह रहा हूँ ट्रंप का वो व्यापार वाला ट्वीट चला दूं मैं अभी? फिर वही ट्वीट कैसे चलाएंगे? मेरे हाथ में ये रहा, पढ़ रही हूँ मैं 10 मई का। बोले के शर्मा जी, के शर्मा जी बात के ट्वीट में बोला था उस दिन। उनका ऑडियो उठा के देख लीजिए, एक बार नहीं 4 बार कहा है कि व्यापार के लिए अडानी का व्यापार के सिंदूर पर शर्मा जी की बात हो जाए, उसकी बता रही हूँ। बोलिए, नहीं बोलेंगे, बोलिए। आलोक जी चैनल में झूठ बोलने के बाद 100 बार जो है ना झूठ ही बोलना पड़ता है। एक झूठ को ट्रंप ने झूठ बोला, बोलिए। काम आप कर रहे हैं यहाँ पे बैठ, बोलिए ट्रंप ने झूठ बोला, शांति रखिए। नहीं सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं बोलिए ट्रंप ने झूठ बोला, बोलिए। अभी आइए मैं आपको एक एक उत्तर देता हूँ। आप हिम्मत है तो आपने चीन का बड़ा जिक्र किया, गजब है यार, इतना डरते हैं आप लोग। आपकी कितनी हिम्मत हमें पता है। आप क्या कर रहे हैं चित्रा जी? ये कैसा डिबेट कर रहे हैं? बंद कराइए इस बदतमीज को। आराम से व्यक्तिगत चिल्ला रहा है बेवजह की तरह। इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे आलोक शर्मा जी, नहीं बोलेंगे आप। बोलिए, नहीं बोलेंगे। व्यक्तिगत क्या है इस तरह की बदतमीज वगैरह तो मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना के शर्मा जी, बोलिए। वो नहीं बोलेंगे आप नहीं ज्यादा, इसलिए क्योंकि कौन है वो पूरा देश जानता है। भ्रांत व्यक्ति हो उसको 2 बार समझाइए, मान जाता है। आलोक जी प्लीज, कोई सभ्य व्यक्ति होगा तो 2-4 बातों में सीख जाएगा। आपने बोला वो शांति से सुन रहे थे, वैसा ही धैर्य उनके लिए भी दिखाइए आप प्लीज। अब रही बात चीन की, इस पूरे देश ने और देश के संसद ने चित्रा जी माना, जिस समय चाइना के बॉर्डर पर भारत की सेना के साथ झड़प हो रहा था गलवान घाटी पर, उस समय राहुल गांधी चीनी दूतावास में रात को डिनर कर रहे थे। 3 दिन तक इस कांग्रेस पार्टी ने प्रेस करके मना किया कि हम नहीं गए थे। चौथे दिन चीनी दूतावास राजनायक ने फोटो जारी किया, तब सर्व से इन लोगों ने माना कि हाँ उस रात हम गए थे। आप सुनिए भैया, अब बीच में इसीलिए ट्रंप से डर गए। मैं जब बताऊंगा तो ये सब तकलीफ निकलेगी सर। अब फिर चित्रा जी फिर वही अरे बताइए ना भाई, सीज फायर की क्या शर्तें हैं, देश जानना चाहता है। अभी इन्होंने डीजीएमओ ने इन शर्तों पे सीज फायर किया। आलोक शर्मा जी, अब विपक्षी दल जो चाहेंगे वैसा तो नहीं बोलने लगेंगे ना के शर्मा जी कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अब के शर्मा शुरू हो जाएं आलोक शर्मा की पसंद वाली बात। विदेश मंत्री बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, कई बार तो मैं ही ब्रेकिंग न्यूज पढ़ चुकी हूं कि मध्यस्थता किसी ने नहीं की, 2 देशों के बीच का था, डीजीएमओ ने करवाया था, बट आप लोग नहीं मान रहे हैं, क्या करेंगे? अब के शर्मा को सुन लेते हैं। राकेश सिन्हा जी, मनोज काका जी भी अपनी बात करना चाह रहे हैं। प्लीज आलोक जी आप बीच में मत बोलिएगा प्लीज, वरना मुझे आवाज आपके धीमी करानी पड़ेगी। देखिए जिस तरह की मानसिकता
छोटी मानसिकता इस कांग्रेस पार्टी के लोगों की हो चुकी है। ये वही मानसिकता इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से अपेक्षा करो कि सड़क पे जाके तू मैं करे कि तूने झूठ बोला, तूने ये बोला, जो भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। क्या इस तरह से किसी विदेश नीति के तहत किसी देश से बात हो सकती है जिस तरह से? तो इनकी मानसिकता पे नहीं जी सकते हम, और क्योंकि इनको दर्द आज इस बात। और दूसरी बात मैं इस पे आता हूं, अभी जो समाजवादी पार्टी और उसके मित्र कह रहे थे कि साहब हम जो है यदि सवाल पूछे तो वो कैसे विरोधी कैसे हो गए। आप देश के विदेश मंत्री को मुखबिर बोल रहे हैं, आप देश के विदेश मंत्री को गद्दार बोल रहे हैं, आप उनको जयचंद बोल रहे हैं। यह विरोध का तरीका है, यह भाषा शैली है आपकी एक विदेश मंत्री के लिए। तो इसको क्या बोला जाएगा कि आप सवाल पूछ रहे हैं या गाली बक रहे हैं? क्या होती है वो? आप सुनिए, आप इधर से भी तो देखिए तकलीफ हो रही है। ठीक है, इधर से भी तो बीजेपी के लोग भी तो मीर जाफर राहुल गांधी को बुला रहे हैं, के शर्मा जी। ठीक ठीक, बदजुबानी तो दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। तो ये चाइना की घटना क्या? नहीं बदजुबानी नहीं सर, मुझे एक चीज बताइए, जब जो देश की सेना बॉर्डर पे खड़ी जब झड़प हो रही हो, तब जो है राहुल गांधी जाके यदि चीनी दूतावास में बैठते हैं तो उसको क्या बोलेंगे आप? ये देश के पक्ष में काम कर रहे थे वो। और अभी जो इनके समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं, मैं एक घटना एक स्टेटमेंट याद दिलाता हूं। ये कह रहे हैं साहब हम सेना के ऊपर सनसनी उठा रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन अखिलेश यादव अभी एक सप्ताह पहले अमेठी गए, अमेठी में पत्रकारों ने उनसे प्रश्न पूछा तो क्या बोले? ये किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? ये जीत है या सीज है? ये किस सेना की विजय है क्या? ये स्टेटमेंट है अखिलेश यादव का। तो आप किस पे प्रश्न उठा रहे हो सर? आप कह रहे हो ये जीत का तिरंगा यात्रा जो हमने निकाला, उसको कह रहे हैं किस बात का विजय जुलूस है, किस बात की विजय हो रही है? ये तो सीज है। तो ये तो मानते ही नहीं कि हमारी सेना यहां विजय हासिल की है। ये अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है। तो मैं पूछता हूं कि आप तो सेना, आप कह रहे सनसनी कर रहे हैं, आप तो वही प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, आप वही बातें कह रहे हैं। फिर आप कहते हैं पाकिस्तान परस्त भाषा। पाकिस्तान परस्त भाषा इसलिए हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को वहां की सदन में वहां के उप प्रधानमंत्री कोट कर रहे हैं कि वहां का राहुल गांधी ये बोल रहा है, अखिलेश यादव ये बयान आप लोगों ने चलाया, मैं नहीं कह रहा हूं। और जो बयान ये दे रहे हैं वो यूएन में, वो डोजियर में बकायदा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूं। तो हम क्या बोले कि आपकी भाषा किसकी भाषा है? लेकिन मनोज काका जी पर उन्होंने आरोप लगाया है, तो किसकी है? ठीक है, जीत है, इसको लेकर जल्दी से उनसे जवाब ले लेती हूँ। उसके बाद राकेश जी आ रही हूँ आपके पास। बोले मनोज काका जी। देखिए चित्रा, संस्कार और संस्कृति की बात हुई कि आपके बोल, भाषा और विचार क्या है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और संस्कृति बलिया के बब्बन सिंह रघुवंशी से लेकर के और मध्य प्रदेश का मनोहर लाल धाकड़ जो सोशल मीडिया पे जो कुकृत भारतीय जनता पार्टी का दिखता है, तो इनसे अखिलेश यादव के बयान पे जवाब दो। जो सेना पर बात हो रही है, सेना पर जो बात हो, अखिलेश यादव अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, बीच में अपनी अपनी बारी में सेना पर चित्रा कितना स्मृति लोप हो जाता है। जब सवाल पूछ लीजिए तो कितना चिल्लाहट होने लगती है। बहन सोफिया कुरैशी पर इस देश के किस सरकार के मिनिस्टर ने कितना घिनौना बयान दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इससे अपमानजनक कुछ हो नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि इतने वाहियात और सेना के प्रति अपमानजनक, और सेना ही नहीं बल्कि देश की बहनों के प्रति अपमानजनक बयान देने वाले मिनिस्टर को आज तक नहीं हटा पाए। सेना का अपमान तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कहता है कि पूरे देश की सेना मोदी के चरणों में है। मोदी के चरणों में है देश की सेना, कि पूरा देश सेना के चरणों में है। इस तरह के सेना का अपमान कौन करता है? सेना के 20 हमारे गलवान घाटी में, लद्दाख में लोग शहीद हो गए। हमारे लोगों ने तो कहा, हम खुद एक सैनिक परिवार से हैं। समाजवादी पार्टी ने लगातार कहा, श्रद्धेय नेताजी ने इस देश के सदन में लगातार कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन कौन कमजोर प्रधानमंत्री था जो ये कह दिया कि न कोई आया है, न कोई गया है, न कोई घुसा है? ये किसने कह दिया? तो और फिर जाकर के उसी विदेश मंत्रालय के, अब रुक जाओ, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को कहना पड़ा कि नहीं, हमारे यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, काउंटी बनाई जा रही। तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। इसे अपने में समझा लो ना। जब तथ्यों की कमी रहे तो कम बोला करो। जो बात है, भारतीय जनता पार्टी सवाल से घबरा रही, देश को आर्थिक सामाजिक, भाई अखिलेश यादव के बयान पे तो जवाब दे दो। रही है, अपने क्यों शर्मा रही है? इसलिए क्यों शर्मा रही है जवाब देने में?
को क्यों शर्म आ गई जवाब देने में? ठीक है, है, सर, जवाब देने में अरे विजय साहब पे बोल पाओगे कि नहीं? कभी जीत है या चीज है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अरे जीत है या चीज है? अध्यक्ष जी स्वयं एक अरे बताओ ना, ये जीत है चीज है? और अरे तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सारे तुम्हारे बड़े बड़े पोस्टों इस पर स्कूल से पढ़े? आप बताओगे? इस स्कूल से पढ़े होगे तो बदतमीजी भाषा नहीं करना होगी। बंद करो। ये बयान आप कैसे बताओ तो रक्षा मैं नहीं करेंगे। आप अपने ये बयान मुद्दे बताओ पर रहते हैं, रक्षा अपने मंत्री मुद्दे से पर कोई रहते हैं, हिम्मत व्यक्तिगत कर टिप्पणी पाया नहीं। बात। राकेश सिन्हा जी अब आपके पास आते हुए, ठीक है, राकेश सिन्हा जी अब आपके पास आते हुए, ठीक है, अब तो मैं नहीं करेंगे। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद ही कह दिया गया है कि कम से कम पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर जितने भी एनडीए के या फिर बीजेपी के नेता हैं वो थोड़ा अपनी जुबान सोच समझकर खोलें। लेकिन राकेश सिन्हा जी, ये विजय सिन्हा वाला मामला हो, ये विजय शाह वाला मामला हो, या ये दूसरे आपके हरियाणा के जो राज्यसभा के सांसद वाला मामला हो, इस तरह की बदजुबानी अगर होगी तो विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा और वो फिर पाकिस्तान की भाषा नहीं होगी अगर आप लोगों की ओर से कार्रवाई करके एक नजीर पेश नहीं की जाएगी तो। देखिए, राजनीति में कुछ लोगों के वक्तव्य निश्चित रूप से पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता है, और एक बड़ी पार्टी में ग्रास रूट से जो पॉलिटिशियंस आते हैं उनकी अभिव्यक्ति की अपने तौर तरीके होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो, और किसी पार्टी के इक्के दुक्के बयान को उस पार्टी का ऑफिशियल वर्जन नहीं माना जाता है। प्रश्न उठता है कि पार्टी क्या कार्रवाई करती है। पार्टी के तुरंत हिदायत पर और बिना हिदायत का ही दोनों ने माफ़ी मांगी, दोनों ने कई बार माफ़ी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। और मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति गलती स्वीकार कर लेता हो और जुडिशरी उस पर कार्रवाई कर रही है तो हमारा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब देश पूरी तरह से एक था और पाकिस्तान ने इस बार विचार के ऊपर हमला किया था, वह जो हमारे भाइयों को मारा, हमारे लोगों को मारा, उससे ज़्यादा भारत की पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र पर हमला कर रहा था। चूँकि धर्म पूछकर, धर्म के प्रमाण लेकर गोलियां चलाई गई, उसको प्रचारित किया गया। उसका एकमात्र उद्देश्य था भारत की पंथ निरपेक्षता पर हमला, भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में एक विभाजन को सड़क छाप हिंसा में तब्दील करना। उसको भारत ने प्रतिकार किया, पूरा देश एक हुआ। पाकिस्तान की सोच के प्रतिकूल यह देश एक हुआ, ओवैसी जैसे लोग तिरंगा झंडा लेकर निकल गए। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि तब एक अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लिखता है, देखिए किसी भी चीज़ के लिखने का समय और संदर्भ होता है। यही बात वो 6 महीने पहले लिखते तो उस बात का एक आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस था। आज लिख रहे हैं तो उसका एक नेशनलिटी का सिग्निफिकेंस है। वो राष्ट्रवाद पर सीधे हमला कर रहे हैं। उन्होंने लिखा और हिंदू मुसलमान के बीच में जो एकता थी उस एकता को तोड़ने के लिए एक बड़ा एक कोशिश थी। कांग्रेस पार्टी उस पर, महमूदाबाद जो लेखक थे, जो प्रोफेसर है पॉलिटिकल, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी क्या उनकी निंदा कर रही है? क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए सहमत है कि उन पर सही एफआईआर हुआ, उनको जेल ठीक डाला गया? आप जो जमानत दी है? नहीं, मैं अपनी बात पूरा कर लूं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक थे, वन पीपल वन नेशन पर लड़ रहे थे। मैं सुन तो लीजिए, उन्होंने जो मुसलमानों को यह कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि जो हमारी एक बहन सीमा पर लड़ने गई, हमारे पूरे भारतीय राष्ट्र का एक हिस्सा के रूप में लड़ने गई, उसके मुस्लिम आइडेंटिटी को और मुसलमानों के साथ कथित रूप से द्वैत दर्जे का जो व्यवहार होता है, लिंचिंग की कोई घटना जब होती थी जो विवादास्पद हैं, उन सब को जोड़कर इस वक्त जो कहा गया, जो फेसबुक पर लिखा गया, आप आज भी उसको उचित मानते हैं? मैंने क्या कहा, 6 महीने पहले ये लिखते, युद्ध से पहले लिखते तो इसका एक आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस था, वो आइडियोलॉजिकली बात कर रहे हैं। आज से 3 महीने बाद लिखते आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। मैं कहता समय और संदर्भ का महत्व होता है। जब देश युद्ध में जा रहा है, जब बाहरी सेना आपके यहाँ आतंकवादी भारत की पंथ निरपेक्षता को तो आखिर कपड़े उतार कर क्या पहचान करने जाते, किस प्रकार की निम्न हरकत की? पहली बार आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर तो पहले ही मारते थे, लेकिन पहली बार उसको चिन्हित करके, उसको प्रचारित करके, उसको न्यूनतम स्तर पर ले जाकर इस देश में सड़क छाप हिंसा कराना चाहिए। ठीक है, इसके पहले कि मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊं, राकेश सिन्हा जी, एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, मोहन भागवत जी का एक बयान आया है, मैं उसका संदर्भ आपसे समझना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि दुनिया को एक धार्मिक क्रांति की जरूरत है, हिंदू समाज एक हो, भारतीय सेना ताकतवर बने ताकि कई शक्तियां एक साथ आने पर भी उसे जीत ना सके। ये जो धार्मिक क्रांति का जिक्र कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या समझा जाए? देखिए, भारत में जो धर्म का अभिप्राय है जिससे हम सब सहमत हैं, वह धर्म रिलीजन नहीं होता है।
इसलिए भारत में जब हम धार्मिक बात करते हैं वह इंसानियत की बात होती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू आस्था, हिंदू सभ्यता, ये सभी बातों, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस हों या लाजपत राय हों, जितने लोग हुए, स्वामी विवेकानंद जी हों, सबकी एक ही धारणा थी कि दुनिया को एक किया जाए। तो जब हिंदू समाज मजबूत होगा, जब हिंदु समाज अपने को रक्षा करने की स्थिति में आएगा, तभी हिंदू समाज अपने उपनिषद के नेति यह भी नहीं वह भी नहीं, यानी विविधता के उस संदेश को लेकर, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को लेकर जा सकता है। देखिए, सामर्थ्यवान की ही पूजा होती है। यदि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो शायद आपकी पूजा नहीं होगी। महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस वक्त व्यास जी कहने आए कि धर्म की परिभाषा यह है, कोई सुन नहीं रहा था। युद्ध चलता रहा, युद्ध के बाद सभी व्यास जी के पास गए, आप जो धर्म की परिभाषा कर रहे थे बहुत ठीक कर रहे थे। यानी यदि व्यास जी उस वक्त कृष्ण की भूमिका में होते, व्यास जी उसमें धर्मराज युधिष्ठिर की भूमिका में होते, तो शायद उनकी परिभाषा सुनी जाती। तो मोहन भागवत यही कहना चाहते हैं, हिंदू समाज को अपने शस्त्र के साथ, शास्त्र के आधार पर शस्त्र के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे दुनिया को हम बता सकें। और ऐसे जो राक्षसी ताकतें हैं, आतंकवाद क्या है, राक्षस, चित्रा जी जो मैंने अभी बताया, ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस जो तैयार हुआ 163 देशों का, बड़ा भयावह स्थिति है। और सभी कितनी हत्याएं, 2014 में 9,855 लोगों की जो हत्या हुई। अब बताइए, वो हत्या कितने परिवार उजरे, किस कारणों से उजरे, उसका कोई महत्व था क्या, कोई उसका पर्पस था क्या? और भारत का इस टेररिज्म में कोई योगदान नहीं है। देखिए, भारत का टेररिज्म का प्रभाव होता है, पाकिस्तान का योगदान है, अफगानिस्तान का योगदान है, इराक का योगदान है, सीरिया का योगदान है। पश्चिम के देश भी कुछ भड़का रहे हैं, वो वैसे से सेपरेटिस्ट को पनाह दे रहे हैं। कनाडा के का एक उदाहरण हमारे सामने है। भारत का एक भी व्यक्ति आतंकवाद में कोई योगदान नहीं करता है। बिल्कुल, हम तो पीड़ित है ना आतंकवाद से। मोहन भागवत जी का यह बहुत ही एक बिल्कुल, ये बड़ा उनका बयान है। और देखिए, यहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्ट की जो नीचे की लाइनें हैं, लोकतंत्र के मुद्दे पर वो कहते हैं कि हर स्तंभ पर आरएसएस का हमला हो रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्थानों की स्वायत्ता उजाड़ दी गई है। तो आज भी जब 11 साल मोदी सरकार की पूरे हुए हैं, तो आरएसएस को कटघरे में खड़गे जी की ओर से खड़ा किया गया है। और यहाँ पर अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद मैं बिहार के मेहमानों के पास जाऊंगी। आलोक शर्मा जी, आप अपनी बात रख रहे थे। देखिए, हर घर झंडा का कार्यक्रम तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है ना। आजादी की लड़ाई और देश में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा, वो आप भी गिना रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी हर घर तिरंगा यात्रा निकाल दे, तो वो आप लोगों के निशाने पर रहता है। बीजेपी कह रही है हमारी ही कॉपी तो कांग्रेस करती है। देखिए, मुझे लगता है कि between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership. आलोक शर्मा जी, आपकी बात मैं समझ गई। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के बजाय ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया? व्यापार की धमकी देकर। व्यापार की धमकी उस ट्वीट में था नहीं, ये बाद का बयान है। पहले अपनी बातें तो समझ जाइए। 10 तारीख को महाराज मैं ही एंकरिंग कर रही थी, 5:28 पर उनका वो ट्वीट सोशल मीडिया का आया था। आलोक शर्मा जी, मैं सुन लूंगी, मैं समझ गई कि आप बात को कहां से कहां, आपका इतिहास बार बार मुझे ठीक करना पड़ा है ना सर। अब 10 मई के आप ट्वीट की बात करेंगे, उसको कोई करेक्ट कर दे, उसके बाद आप बात का ऑडियो लेकर आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। क्यों बोल रही है? दर्शक समझ रहे हैं सर, ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ, मैं एंकर हूँ शो की। दर्शक समझ रहे हैं कि दर्शक समझ रहे हैं कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। उतने 6 लोगों के बराबर तो मुझे अकेले बोलना है ना सर। मैं वापस आता हूँ, सुनिए ना चित्रा जी, सुनिए तो सही। अरे चित्रा जी, सुनिए तो सही। बोलिए आलोक जी। मैं ट्रंप का बयान चला रहा हूँ, वो साफ साफ कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया। हाँ। और दोनों ने व्यापार के लिए सीज फायर किया। हाँ, 10 मई को नहीं कहा था। अब इसमें कोई मतलब, ये तो मैंने ऑडियो चला दिया, वीडियो। अब वापस आता हूँ। हाँ। आप बार बार जो कह रही है ना, जो बीजेपी को कवर देना चाह रही है, कवर नहीं हो पाए बीजेपी इस बार। अब हाँ। बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, कपटी राष्ट्रवाद एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी अपना बचाव कर लेगी, बुलाया गया। आपने अगर कवर नहीं देंगे तो आप पूछ लीजिए ना, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची है। मैं चुप हो जाता हूं। पूछ आप कवर फायर देती हैं, आप पूछिए के शर्मा से कि पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची। मैं चुप हो जाता हूं, मैं चुप हो जाता हूं। बोलिए, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची के शर्मा जी? कहिए, पुलवामा की जांच कहां है, कहां तक पहुंची? मैं चुप हो जाता हूं। बस पूछिए कहां। बोलिए के शर्मा जी, कहां है वो जांच? मैं एक टिप्पणी पहले कर दूं।
कि इनको भारत के प्रधानमंत्री के बयान थे और विदेश मंत्री चित्रा जी के सवाल बयान का से जवाब ज्यादा दीजिए ना आप अमेरिका अपने का। के राष्ट्रपति आप इधर-उधर को क्यों अपना भागने दे रही हो? बॉस मानते हैं, यही कवर फायर, उसको ये प्रमुख मानते हैं। ये इनका दिवालियापन है, राजनीतिक दिवालियापन की जांच पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि पूछिए आपको पुलवामा समझ के नहीं बाद आता। घर में घुसकर मारा भी तो था पाकिस्तान को हमने सर। हाँ, पुलवामा की जांच पर आप जवाब दीजिए, लेकिन पुलवामा के बाद जब पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था तो फिर हमारे सेना से सबूत मांगे जा रहे थे। ये भी तो सच है ना सर। हमारे देश का दुर्भाग्य तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर भी इस देश के भीतर राजनीति होती है। हाँ बताइए, पुलवामा की जांच बैठकर सरकार को बचाते हैं। बताइए बताइए। हाँ मैं आ रहा हूँ, बोलने तो दें। केवल पुलवामा नहीं चित्रा जी, इनके 10 साल के यूपीए शासन काल में सैकड़ों आतंकी घटनाएं, 26/11 के आरोपी की जांच कहां तक पहुंची ये बता दीजिए। हमने आईएसआई को सबको जांच के लिए घुस बुलाया के था मारा। आप लोगों ने। अरे जांच क्या करेगी? नहीं पूछा। अरे घुस के, नहीं पूछा। अरे हमने तो नहीं घुस बताया। के मार दिया। वो लाशें बिछी हुई पठानकोट थी में और आईएसआई आपकी जांच आंखों करने से आई, पानी वो निकल जांच रहा कहां था। तक पहुंची? जैसे पाकिस्तानी आतंकी रो रहे थे। पुलवामा में आप छत पे आरडीएक्स पीट कहां रहे से थे। आया नहीं जैसे बताया। सोनिया गांधी को वो आतंकियों 4 के मरने आतंकवादी पर मोदी जी रोना के आता है। ड्रोन से कैसे वही भाग है गए नहीं आपकी बताएं। सोच, इसलिए बता दिया। और दिक्कत यही है ना इसीलिए मुझे पता है कि आप इसीलिए लोग मैं सेना के जैसे पीछे सोनिया छुपे गांधी हुए को हैं, लेकिन आतंकियों देश की के जनता मरने अब सेना पे के रोना पीछे आता नहीं छुपने है। देगी ये आपको। जो सलमान खुर्शीद ने कहा है, आप लोगों के लिए अभी जो राष्ट्रवाद हमने केवल सैकड़ों वोट लोगों की को मशीन मारा है, इसके आगे कुछ पाकिस्तान नहीं। में आप लोगों नहीं देंगे पुलवामा पर जवाब। के आंखों से बताइए आंसू गाड़ी निकल आए। किसकी थी वो? क्योंकि आतंकी मरे वहां किसकी पर। गाड़ी थी इसीलिए वो? एम्बेसडर थी, इनोवा थी, क्या था वो? आप 6 साल हो गए। अगले दिन मोदी जी शक है चुनाव क्या वोट कि मांग रहे पाकिस्तान ने नहीं करवाया था? आलोक शर्मा जी, कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर भाइयों बहनों मित्रों पुलवामा मुझे वोट दे पाकिस्तान ने दो। कराया था, यही सच है। कमजोर प्रधानमंत्री है। मुंबई में हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, यही सच है। एनआईए ने 6 साल लगाए, वो उसके रिपोर्ट बाद कहां है? उन्होंने घर में पाकिस्तान घुसकर को नहीं डोजियर मारा क्यों ना नहीं दिया मुंबई। अभी तक? डोजियर से क्या होगा? घर में घुसकर मारिए पाकिस्तान क्या वो को। डोजियर देना डोजियर चाहिए से नहीं? क्या होता है सर? डोजियर से क्या होता है? देखिए चित्रा जी, हमारे आप फिर चाहे कवर वो फायर संसद दे हमलों का दोषी आप फिर हो, कवर चाहे फायर वो दे ये 2008 के उनको मुंबई बच के हमलों का निकलने का दोषी फिर हो। रास्ता दे देंगे। डोजियर के बाद क्या हुआ आप बताइए ना, क्या आप हुआ? उनको बच के मसूद निकलने का अजहर फिर का रास्ता अब दे आया देंगे। है ना बयान, जब उसके 14 मैं लोग फिर मारे गए बताता हैं हूं। कि काश मैं भी मर हाँ, जाता। वो डोजियर- हम लोग इसी तरह से तड़पता हुआ देखना मैं चाहते फिर हैं कहूंगा, आतंकवादियों चित्रा को। जी, चित्रा जी बहुत अच्छी बात की आपने। चित्रा जी आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपकी प्रेस करता हूं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि अगर उसका जांच पूरी हो जाती 6 साल में, और देवेंद्र सिंह कहां है जो डीएसपी आतंकवादियों को गाड़ी में लेकर घूम रहा था? पत्रकारिता कर रहे हैं, हर बार डोजियर भेजा जाता है चित्रा जी फिर पाकिस्तान कवर का क्या फायर दे रही हैं, आप बोलने अब नहीं देखिए देती हैं सर, विपक्ष यही तो बात है ना, दिक्कत आलोक शर्मा विपक्ष जी। को आप बोलने नहीं देती। आलोक शर्मा जी, मैं दिक्कत फिर आपकी है कहूंगा ना, मीडिया कि पर अगर आ आज जाते वो हैं, फिर एनआईए मुझे का बोलना डोजियर इन पड़ता है। सांसदों के हाथ में पूरा होता शो देख ले और ये हमारे दर्शक, सुनते सबसे लीजिए ज्यादा ना, आप आलोक हमसे शर्मा ज्यादा ही बोलती बोले हैं हैं। यार, हाँ, रुकती नहीं है आप बिल्कुल भी। चित्रा जी सुनिए तो सही आप जरा बात को। ये सांसद जो गए हैं, आज अगर ये पुलवामा की जांच का डोजियर साथ लेकर जाते तो अच्छा रहता कि नहीं? या ना बता दीजिए चित्रा जी, आप ही बता दीजिए। हाँ, क्या करते हैं डोजियर से क्या होता है सर? 2008 के बाद बताइए हमने ना। जाने कितने डोजियर अगर जांच पूरी होती और पाकिस्तान कटघरे में खड़ा होता तो मैंने ही पढ़ी अच्छा है होता कि नहीं यूपीए होता? सरकार के समय डोजियर सौंपा गया लेकिन पाकिस्तान क्यों को। क्या होता है खड़ा डोजियर से किसी है सर? कुछ? क्या होता है? जब तक घर में घुसकर मारो नहीं तब तक कब चैन सौंपा नहीं गया मिलता भाई? है। और NIA हमेशा की यही जांच करना कहां है? चाहिए, किसी की भी सरकार हो। मुझे सरकारें बताइए, मुझे NIA अटल बिहारी की जांच वाजपेयी देश के की वो सामने पंक्तियां कब याद आ रखी गई, गई। इसकी तारीख बता सरकारें दीजिए मुझे। आएंगी जाएंगी, पार्टियां रहेंगी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और पाकिस्तान जब जब हिमाकत करे, किसी की भी सरकार रहे, घर में घुसकर मारना चाहिए। ये कवर फायर देना नहीं होता, ये देश की भावना है, ये देश की भावना है, ये देश की भावना है। 2008 के बाद 2 टुकड़े किए होते हमने पाकिस्तान के, वो दोबारा फैलाता नहीं हमारे सामने। ठीक है सर, कमजोर विदेश मंत्री है। ठीक है। अब बीजेपी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के आरोप है, कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के आरोप है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारे देश की सियासत पाकिस्तान के मुद्दे पर भी अगर इतनी ज्यादा गर्म रहेगी और पार्टियां अपने अपने सहूलियत के हिसाब से अपनी राजनीति को पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर भी आगे बढ़ाएंगी, तो ये देश के लिए कतई ठीक नहीं है। उम्मीद है चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, कम से कम कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए इस देश में जहां पर इन तमाम पार्टियों की जुबान एक जैसी हो, ताकि मजबूत राष्ट्र के तौर पर हम दुनिया भर में अपनी बातों को पहुंचा सकें। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।